दोस्तों मैं फराज मलिक, पहले सबूत देख लें, उसके बाद इस रिपोर्ट पर बात करूंगा। क्योंकि इजराइल के कुछ अंधभक्त आएंगे और कहेंगे झूठ बोल रहा है, बड़ा चढ़ाकर बातें बता रहा है। तो रिपोर्ट आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में इस रिपोर्ट का लिंक भी दिया हुआ है, इंग्लिश में है। अगर पढ़ना आती हो तो जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ लेना। फिलहाल इस रिपोर्ट पर बात करेंगे, इसके अलावा 2-3 रिपोर्ट्स और हैं, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर बात करते हैं। दोस्तों इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के अंदर कल अचानक से भीषण आग लग जाती है। आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि 400 यहूदी परिवार अपने अपने घरों को छोड़कर भाग खड़े हुए। आपको याद होगा शेख जर्राह के अंदर इजराइल के लोग इस वक्त मुसलमानों को घरों से निकालकर उनके घरों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन रात जो मंजर देखने को मिला, इतनी भीषण आग लगी कि वही घर छोड़कर भाग खड़े हुए इजराइल के लोग, तकरीबन 400 परिवार इस रिपोर्ट के मुताबिक अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी, उसने बहुत सारे घरों को तबाह कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और इस रिपोर्ट में एक बात यह भी लिखी है कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला है कि ये आग कैसे लगी, कहां से आई, कहां से उठी, कोई कारण अभी तक नहीं पता चला है। अल्लाह का कहर कह सकते हैं ना इसको, कि पता ही नहीं चला आग कहां से आई और 400 परिवार अपने अपने घरों को छोड़कर भाग गए। अब यहां पर कुछ खानसर टाइप मुसलमान आकर कहेंगे हर बात में अल्लाह का कहर थोड़ी ना होता है, हर काम अल्लाह थोड़ी ना करता है। जैसे खानसर कहते हैं ना कि हर काम अल्लाह थोड़ी ना करता है। कहो हर बात में अल्लाह की मर्जी से बोलता है। एनआरसी भी आ रहा है ना, तो किसके मर्जी से? जी बिल्कुल, बेशक हर काम अल्लाह ही करता है। आग कैसे लगी, कहां से आई, अभी तक इंसानों को मालूम ही नहीं पड़ा है। लेकिन आग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अपने अपने घरों को छोड़कर यहूदी भाग खड़े हुए। अल्लाह का कहर नहीं तो और क्या है। जहां पर जुल्म होता है वहां पर अल्लाह का कहर नाजिल जरूर होता है। ये बड़ा चढ़ाकर मैं बातें नहीं बता रहा हूं, इस रिपोर्ट में जो बातें लिखी हैं कोई कारण नहीं पता चला किसी को भी कि आग कहां से लगी है। खुद जाकर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी रिपोर्ट की तरफ। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हमास ने इजराइल को धमकी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कतर ने जो मदद भेजी है गाजा पट्टी के लोगों के लिए, अगर उसको नहीं पहुंचाया गाजा पट्टी के लोगों तक तो दोबारा से जंग के लिए तैयार हो जाए। तो काफी सारे लोगों के कमेंट आए, भाई आखिर कतर ने गाजा पट्टी के लोगों तक डायरेक्ट मदद क्यों नहीं पहुंचाई, इजराइल के पास पहले क्यों भेजी। तो देखिए यहां पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी देश गाजा पट्टी के लिए या फिर फिलिस्तीन के लिए मदद भेजता है, कोई सामान भेजता है, तो वो एयरपोर्ट पर आता है। और एयरपोर्ट जो है वो इजराइल के अंदर बना हुआ है। तो कोई भी सामान आता है तो पहले एयरपोर्ट पर आता है। अब इजराइल की मर्जी है कि एयरपोर्ट से उस सामान को गाजा पट्टी के लोगों तक पहुंचाए या ना पहुंचाए। तो ऐसे ही कतर ने जो मदद भेजी है वो अभी इजराइल के एयरपोर्ट पर पड़ी हुई है, लेकिन इजराइल ने अभी तक उसको गाजा पट्टी के लोगों तक नहीं पहुंचाया। इसी को लेकर हमास ने कहा था कि कतर से जो मदद आई है उसको हमारे पास तक पहुंचा दो। अब आपके दिमाग में यहां पर एक सवाल और आता होगा कि कतर को सामान भेजने की जरूरत क्या है, कतर डायरेक्ट पैसा भेज दे गाजा पट्टी के लोगों के लिए। बेशक कतर पैसा भेज सकता है, लेकिन उसके लिए भी उसको अमेरिका का सहारा लेना पड़ता है। पहले पैसा अमेरिका के बैंक में जाएगा, उसके बाद अमेरिका जो है गाजा पट्टी के लोगों के लिए और फिलिस्तीन के लिए पैसा भेजेगा। लेकिन जब कतर अमेरिका के पास पैसा भेजता है या कोई भी देश मदद भेजता है तो अमेरिका उस पैसे को सीज कर देता है और यह कहता है कि गाजा पट्टी के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो आतंकी हैं और दूसरे देश आतंकियों की मदद कर रहे हैं, इसलिए इस पैसे को हम आतंकियों तक नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि हमास जो संगठन है उसका गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से राज है और हमास को अमेरिका आतंकवादी संगठन कहता है। इसीलिए अमेरिका उस पैसे को गाजा पट्टी के लोगों तक नहीं पहुंचाता है, क्योंकि वो उनको आतंकवादी संगठन मानता है और कहता है कि आतंकियों की मदद कर रहे हैं ये देश। इसीलिए कतर सामान भेजता है और सामान जो है इजराइल अपने एयरपोर्ट पर रोक लेता है। तीसरी खबर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से जुड़ी हुई है। मैंने आपको बताया था कि इजराइल के अंदर नई सरकार बनने जा रही है, 8 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, लेकिन अभी तक शपथ नहीं ली है। और जब तक शपथ नहीं हो जाती तब तक वहां पर कुछ भी हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने हिंदी में लगा दे रहा हूं, इंग्लिश में बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी अमेरिका के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप जा रहा था, उसकी विदाई हो रही थी, तो उसके समर्थकों ने जिस तरीके से कैपिटल हिल में घुसकर हिंसा की थी, इसी तरीके की हिंसा के हालात इजराइल के अंदर पैदा हो रहे हैं। जो नफ्ताली बेनेट नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं उनकी सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। उनके घर के बाहर नेतन्याहू के जो समर्थक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नेतन्याहू का जो बेटा है वो हिंसा करने की पूरी तैयारी कर चुका है। अगर इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू पद से हटता है और नई सरकार का गठन होता है तो बहुत बुरे दंगे इजराइल के अंदर भड़केंगे, यहूदी आपस में लड़ेंगे।
लेकिन अगर इन्हीं दंगों की आड़ में नेतन्याहू दूसरी पार्टियों को गठबंधन तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो भाई वहां पर सरकार नहीं बन पाएगी दूसरी पार्टियों की और फिर से वहां पर चुनाव कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू कुर्सी पर नहीं बैठा रहेगा अगर गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, अगर वो बहुमत साबित फिर से नहीं कर पाते हैं संसद में जाकर, तो दोबारा से वहां पर चुनाव कराया जाएगा। 2 साल में ये 5वीं बार वहां पर चुनाव होगा। तो उसी दंगों की तैयारी में लगा है नेतन्याहू। आइए अब थोड़ी सी इजराइल के ताकत की भी बात कर लेते हैं। जो इजराइल के अंधभक्त हैं उनको लगता है कि इजराइल के पास बहुत ताकत है, हमास को झुका दिया, फिलिस्तीन के लोगों को झुका दिया, बहुत ताकत है इजराइल के पास और सीज फायर का ऐलान कर दिया हमास ने। जबकि असली हकीकत यह थी कि इजराइल ने सीज फायर का ऐलान किया था क्योंकि इजराइल का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। करोड़ों अरबों रुपए आयरन डोम ने बर्बाद कर दिए थे हमास की मिसाइलों को नष्ट करने में। हमास मुश्किल से 1-2 लाख की मिसाइल छोड़ता था, लेकिन इधर से जो मिसाइल जाती थी वो करोड़ों उसमें खर्च होते थे। तो इस वजह से सीज फायर का ऐलान करना पड़ा था। फिलहाल अब हमास के नेता, जो बड़े नेता हैं, यहया सिनवार, उन्होंने दावा किया है कि इजराइल ने हमें 3% भी नुकसान नहीं पहुंचाया। ये जो 11 दिन जंग चली थी इसमें 3% भी हमारा नुकसान नहीं हुआ है। खानदानियों की रिपोर्ट लगा रहा हूं अंधभक्तों, देख लो किसका चैनल है ऊपर। 3% भी नुकसान नहीं हुआ हमास को, यह दावा किया है वहां के जो सबसे बड़े नेता हैं यहया सिनवार ने। उन्होंने कहा कि इजराइल हमारी उन सुरंगों को नष्ट करना चाहता था जहां पर हमारा पूरा ताना बाना बुना हुआ है। इजराइल के अंदर इन सुरंगों को मेट्रो कहते हैं। तो इजराइल का निशाना हमास की उन सुरंगों पर था, लेकिन 3% भी इजराइल ने सुरंगों को नुकसान नहीं पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि अगर आगे कभी भी इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है और जंग करता है तो इस बार उसका नाम और निशान मिटा देंगे। मध्य पूर्व का नक्शा बदल जाएगा इस बार अगर जंग होती है, यह कहना है हमास के बड़े नेता का। आपके खानदानियों की रिपोर्ट है, देख लो अंधभक्तों। मध्य पूर्व का नक्शा बदल सकता है हमास, यह दावा किया है कि हमारे पास इतनी ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल का मकसद यह था कि यहां के 50% आबादी को खत्म कर दिया जाए ताकि ये लोग कमजोर पड़ जाएं, उसके बाद हम इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लें। लेकिन हमने दिखा दिया दुश्मन को कि हम मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बातें अपने पास से नहीं बोल रहा हूं, पढ़ सकते हैं, आपके सामने रिपोर्ट है। उन्होंने कह दिया कि फिलिस्तीन के लोगों ने और हमने दिखा दिया कि हम मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और ना ही आगे कामयाब होगा। 50% लोगों को वो मारना चाहता था ताकि आबादी कम हो और हम वहां पर कब्जा कर सकें। तो ये कहा है वहां के सबसे बड़े नेता जो हमास के हैं उन्होंने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। और आपको एक बात यहां पर और बता दूं कि ये जंग जो है ना इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच काफी टाइम तक जंग चलती रहेगी, चाहे वो फिर कैसे भी जंग हो, चाहे हमास से लड़ाई हो या फिर किसी से हो, लेकिन जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी।